हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो चैप्टर के बीच बीच के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इस चैप्टर में, चाहे इन बिटवीन क्वेश्चंस हो हमारे पास, चाहे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस ध्यान से समझने हैं। ठीक है भाई, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 196 पे, एक ही क्वेश्चन है। व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? सो एक कंपास निडल जो है, अगर आप उसको एक बार मैग्नेट के पास लेके आओगे तो वो हिलने लग जाती है, डिफ्लेक्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखो, बार मैग्नेट है, उसके आसपास क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड जो हमारी कंपास है उसमें जो निडल है वो भी मैग्नेट की होती है, तो उसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब वो पास आते तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसलिए वो निडल मूव करती है। तो कैसे इसको लिखेंगे? द निडल ऑफ अ कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट, दैट्स व्हाई व्हेन अ कंपास निडल इज बॉट नियर अ बार मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट विद दैट ऑफ द बार मैग्नेट, हेंस अ कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 200 पे है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। सो ये तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट है। अगर आप इसको नॉर्मली बनाना चाहते हो तो करना क्या है भाई, सिंपली आपको इस तरीके से, रुक जाओ यार थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसको, इस तरीके से बनाना है आपको एक बार मैग्नेट। वहां पे मेंशन कर देना है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और फिर यहां से स्टार्ट करनी है। देखो हमें पता है सर्कुलर लूप में होती है इस तरीके से, एंड डायरेक्शंस बता देना कि भाई इस डायरेक्शन में जाती है नॉर्थ से साउथ, और बार मैग्नेट के अंदर ऐसे ऐसे एक दो करके यूं बना देना। ये गई दूसरी, ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देना। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी बना दो भाई, यहाँ से अगेन नॉर्थ से साउथ में जाएगी, तो ये लो भाई यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, एंड यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। और थोड़ी सी ऐसे करके जैसे भी बनानी है, मतलब और ऐसे ऐसे जितनी चाहो ऐसे बना देना, इस तरीके से फील्ड लाइन बना देना, एरोज बनाना जरूर। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक तो अभी देख के आए, नॉर्थ से साउथ जाती है वो, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। इसके अलावा कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, और जितनी ज्यादा क्लोज होंगी, जितनी जैसे अभी हम बार मैग्नेट की बना रहे थे, तो जितनी ज्यादा ये वाली हमारी इस तरीके से ऐसे क्लोज क्लोज बनेंगी ना, जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला हुआ है आउटसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, अभी बना के आए हैं हम, एंड नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी ये क्वेश्चन आएगा तब हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा क्लोज है उतनी उसका डिग्री स्ट्रेंथ बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा है। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? सो दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरैक्ट बोल रहे हैं बार बार, इंटरसेक्ट क्रॉस क्यों नहीं करती? देखो बेटा इस चीज को ऐसे समझते, देखो अभी अगर आप आगे जाके आपका है 11th-12th में साइंस वाइंस लेने का सीन, तो इसको हम टेंजेंट वगैरह के टॉपिक से समझेंगे, बट इस चैप्टर में कहीं हमने डिस्कस नहीं किया कि डायरेक्शन के लिए टेंजेंट यूज करते हैं। सो मैं आपको जो पढ़ा है आपने उस हिसाब से समझा रही हूँ। तो देखो जरा, ये हो गई हमारी मैग्नेट। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक, जैसे यहाँ तो हमें पता है कि ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके से ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है भाई, अब साथ में हमने ये चीज भी देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन का एक तो हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, और दूसरा हमारे पास कंपास होता है। मतलब जैसे अगर यहां से बनाया है तो इधर इस जगह पे आप कंपास रखोगे तो कंपास बताएगी कि भाई इधर को जाना है, तो आप इधर मूव करोगे। जिस भी पॉइंट पे कंपास रखोगे वो आगे की डायरेक्शन बताती है। अब अगर उन्होंने बोला कि बताओ भाई क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं कि चलो मान लिया इंटरसेक्ट करती है। सो एक फील्ड लाइन ऐसे गई, और मान लिया हमने यहां से इसने ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, और वापस में जैसे भी वहां से वो आई। अब जरा बच्चे इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पे कंपास रखूं, यहां पे अगर हम कंपास प्लेस करेंगे तो देखा जाए हमें ये पता है एक पॉइंट पे कंपास निडल दो जगह तो निशान नहीं कर सकती, तो इस पॉइंट पे जैसे अगर ये एक्चुअल में है तो वो इसी तरफ डायरेक्ट करेगी, तो ये जो यहां नीचे जा रही है ये गलत है। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंपास निडल है वो एक ही जगह
एक ही डायरेक्शन में जाने को बोलेगी, इसीलिए दो अलग अलग लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब वहां निडल ने दो रास्ते बताए, इस वाली लाइन को बोला तू इधर जा और इस वाली लाइन को बोला इधर जा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, एक कंपास एक जगह ही डायरेक्ट हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसको लिखेंगे कैसे, the two magnetic field lines do not intersect each other because if they do, it means at the point of intersection the compass needle is showing two different direction, which is not possible of course, एक compass दो अलग अलग directions नहीं दिखा सकती। ठीक है, so ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आते हैं पेज नंबर 201 पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। Consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside. अरे 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 अरे, इधर क्यों भाग गया भाई? Inside the इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप। सो देखो इस तरीके से मान लो बच्चे तुम्हारे पास एक लूप है, ठीक है, अब इसको हमने एक पेपर पे प्लेस कर दे, मैं ऐसे ही दिखाऊंगी ताकि आपको दिख जाए, ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो अगर ये पेपर पे ऐसे प्लेस है, इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं ताकि मैं आपको इधर भी समझाती रहूं और ये साथ साथ दिखाती रहूं। ठीक है भाई, सो ये सर्कुलर लूप है हमारा, ये लो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया कि ये सर्कुलर लूप है। अब क्या बोला उन्होंने, करंट कैसे पास हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होगा बच्चे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, देखो भाई 12 के बाद 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज होता है ना हमारा, सो दिस इज हाउ इट गोज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को ऐसे समझे तो ये प्लेन पड़ा हुआ है एंड करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इसके ऊपर यहाँ पे इस लूप से इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे करंट पास हो रहा है और ये टेबल पे है। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हमें पता है सर्कुलर लूप में अगर हमें जैसे वायर होती है, सिंगल वायर है तो इस पे तो हम ऐसे थंब रूल के करंट इधर पास हो रहा है, इधर हमने थंब रखा और ये देख लिया कि यहाँ को कर्ल हो रही है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी। लेकिन जब सर्कुलर लूप होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, मान लो यहाँ से इतना हिस्सा मैंने ले लिया, इसको बाहर निकाला, ये हो गया मेरा लूप का पार्ट। ठीक है, अब इस पार्ट पे अगर हम देखें करंट किधर फ्लो कर रहा है बच्चे, इधर फ्लो कर रहा है, तो ये लूप का पार्ट है, करंट इधर फ्लो कर रहा है। अब मुझे क्या इमेजिन करना है कि अगर इस लूप को मैं ऐसे थंब रूल के हिसाब से, करंट ऊपर है सो करंट के थंब मेरा ऊपर होगा, इस लूप को मैंने अगर ऐसे पकड़ा, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट देख रही हूँ तो करंट ऊपर है, इस लूप को कैसे पकड़ रही हूँ मैं, आई विल होल्ड इट लाइक दिस, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे लूप में मेरा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ये डायरेक्शन जा रही है। तो आपको इमेजिन करना है कि इस लूप को अगर आपने पकड़ा हुआ है तो ऊपर जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो कैसे बन रहे हैं, यहाँ से ऐसे, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ होल्ड किया हुआ है तो ये ऐसे कर्ल हो रहा है, मतलब पीछे से जो आ रहा है उसका एरो कैसे जा रहा है, पीछे से आ रहा है और एरो ऐसे जा रहा है। यहां तक ये समझ में आ गया बच्चे। अब जरा देखो इनसाइड द लूप अगर देखोगे तो क्या दिखेगा और आउटसाइड द लूप देखोगे तो क्या दिखेगा। सो अगर ये लूप है यहाँ पे और मैंने ये डायरेक्शन देख ली कि ये ऐसे जा रहा है, अब अगर मैं अंदर, ये लूप है मेरा, अंदर से देख रही हूँ मैं, अंदर की साइड से मुझे क्या दिख रहा है, इन साइड से देखो मुझे तो ये अंदर वाला दिखेगा, तो क्या दिखेगा मुझे कि यहां से मेरा वो आया और वो पेज के अंदर घुस गया। सो अंदर से मुझे ऐसा अपीयर हो रहा है कि भैया मैग्नेटिक जो उसका सर्कल है वो कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे आ रहे हैं और दे आर गोइंग इनसाइड द पेज। सो भैया हमने देखा इनसाइड द पेज आ रहा है, क्योंकि भाई ये तो अभी तो मैं आपको बोर्ड पे सामने दिखा रही हूँ, आपको इसको ऐसे इमेजिन करना है। सो यहाँ से जब मैं ये देख रही हूँ कि अंदर से, तो मुझे दिख रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसे है तो अंदर से क्या दिख रहा है कि ये इनवर्ड जा रहा है, मतलब पेज के अंदर जा रहा है। तो इनसाइड द लूप मुझे क्या दिखा, इनसाइड द पेज कह लो क्योंकि टेबल है तो टेबल होगा। सो इनसाइड द लूप, लूप से मुझे दिख रहा है कि इट इज मूविंग इनवर्ड। समझ में आ रहा है बच्चे, ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल वो चीज है क्योंकि ऐसे ना आपको इमेजिन करना है, 3D चीज इमेजिन करनी है। सो मैं लूप के अंदर से जब देख रही हूँ, देखो मेरा हाथ का मूवमेंट देखो
ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हो, ये ऑब्जर्वर है, सो उसको क्या दिख रहा है कि ये देखो भाई, ये टिप्स देखो, ये ऐसे टेबल के अंदर जा रही है, तो इट इज मूविंग इनवर्ड। यही चीज जब मैं लूप के बाहर से देखूंगी तो देखो ये तो ऐसे ही, करंट का फ्लो तो ऐसे जा रहा है। अब मुझे टिप कैसे दिखे, क्योंकि मुझे अंदर का तो नहीं दिख रहा, मुझे तो बाहर का दिख रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है, देखो पेज में से बाहर आ रहा है, ये पेज में से बाहर आ रहा है, तो ये टेबल से बाहर आ रहा है जब मैं लूप के बाहर से देख रही हूँ, क्योंकि मैं टिप्स देखो ये आपको दिख रहा है और कैसे दिख रहा है, ये ऐसे बाहर आ रहा है, तो इट इज गोइंग आउटवर्ड, ये टेबल से बाहर आ रहा है, ठीक है। सो जरा देखो इसको लिखेंगे कैसे, एक चीज अभी और एक्सप्लेन करनी है, बट चलो पहले हम पढ़ लेते हैं। एज पर राइट हैंड रूल वी फाइंड दैट द इनसाइड ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द इनवर्ड डायरेक्शन। यही हमने देखा अभी कि यहां से ये जो हमारा मैग्नेट है, जब हम अंदर से देख रहे हैं तो इट इज गोइंग इनवर्ड, इट इज गोइंग इनवर्ड। जब आप इसको अंदर से देख रहे हो, यहां से मैं देख रही हूं तो ये इनवर्ड जा रही है, मेरी टिप्स इनवर्ड जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। एंड आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। अब यही चीज को जब मैं ऐसे देख रही हूँ, बाहर से देख रही हूँ, तो ये टिप्स मेरे लिए क्या हुआ कि ये तो यहां से निकल के ऊपर जा रही है, यहां से निकल के, जब मैं बाहर से देख रही हूँ, मुझे तो नहीं पता वो अंदर से घूम के आ रही है, मुझे बाहर से क्या दिख रहा है कि ये देखो ऐसे यूं जा रहा है, तो हमें कहां दिख रहा है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द, ये टिप्स मेरी पेपर के बाहर से निकल के इधर को जा रही हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज और, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती कि आपको बाद में देखो, तो वैसे तो मुझे पता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो ये वीडियो का पार्ट दोबारा देख लेना, आई कैन गारंटी यू समझ में आ जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यार मैम हमने ये वाला पार्ट लेने की जगह ना ये वाला पार्ट लिया था। अगर आपने लूप का ये वाले पार्ट की जगह ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है, अब ये आपकी लूप है, ठीक है, ये आपकी लूप है, इधर करंट का फ्लो क्या है, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो यहां से तो ऊपर जाता हुआ दिखा, यहां दिखेगा नीचे आता हुआ, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब क्या इमेजिन करना है, ये लूप का मैं ये नहीं ये वाला एरिया ले रही हूं, सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लूप देखूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इधर तो यूं जा रहा था तो मैंने इसको ऐसे होल्ड किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो मुझे करंट की डायरेक्शन नीचे देनी पड़ेगी, तो मेरा ये इस तरीके से, ये हैंड इस तरीके से जा रहा है, इसको पेपर के ऊपर ऐसे इमेजिन करो, ये प्लेन पे पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं, इस तरीके से बन रही है। तो अब अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं, कैसे बन रही हैं, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे बन रही है। अगेन वो 3D वाला सीन होगा कि ऐसे बन रही है तो डायरेक्शन, लेकिन उससे देखोगे तो डायरेक्शन उल्टी नजर आएगी, लेकिन आंसर तब भी सेम है। क्यों बच्चे, देखो अब क्योंकि हमने इधर वाला पार्ट लिया है तो मैं यहां से देखूंगी। अब अगेन यहां पे ऑब्जर्वर है क्योंकि उसे इनसाइड द लूप लेते हैं, तो ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है। अब जब वो यहां से देख रहा है उसको क्या दिख रहा है, फिर से टिप्स देखो, यहां से टिप्स इनवर्ड आ रही हैं, यहां से टिप्स इनवर्ड जा रही हैं। अब ऑब्जर्वर यहां पे है तो उसको इनसाइड द लूप क्या दिख रहा है, इनवर्ड। तो चाहे आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो, लूप के अंदर आपको वो इनवर्ड दिखेगा। और जब लूप से बाहर देख रही हूँ, जब मैं देखो इस तरीके से जाने, तो मेरे को अब अंदर का तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो बाहर से देख रही हूँ मैं, तो मेरे लिए ये पेज के बाहर से आया और गया, पेज के बाहर से आया और गया। यहाँ पे जब आप अलग अलग जगह देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल से आपको दिखेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 है। लेकिन जब हम वो लूप के अंदर और लूप के बाहर देखेंगे तो अंदर हमें इनवर्ड ही दिखेगा और बाहर हमें अब ऐसा लगेगा पेज के बाहर से आ रहा है, वरना यहाँ टेबल है तो टेबल के बाहर से आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस चीज को कोशिश करना जितना प्रैक्टिकली समझ सको। डू वॉच दिस क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम में, अगर आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर बहुत आसान लगेगा। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसी पेज पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि सोलिनॉइड की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म किस में होता है, सोलिनॉइड में, तो मतलब वो क्या बनाने को बोल रहे हैं, आपको सोलिनॉइड वाला डायग्राम बनाने को बोल रहे हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड आर यूनिफॉर्म। सोलिनॉइड में इस तरीके से जो हमारा होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं।
सो हमें पता चल गया कि हमें ये बनाना था, सोलिनॉइड का बनाना था। तो सिंपल है, ऐसे करके आप यूं ऐसे करके स्पाइरल बना दोगे एंड हमें पता है ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसके जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेंगे एंड जो आप अंदर वाले मैग्नेटिक होते हैं ये क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के, ये यहाँ पे मैं बहुत मोटा मोटा बना रही हूँ, आप जब अपनी टिप वाली प्यारी सी पेंसिल से बनाओगे तो स्पेस दे दे के बनाना, यहाँ पे क्लियर ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते मत दिखा देना। अभी पढ़ के आए हैं कि मैग्नेटिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So third question है, choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is zero. अभी पढ़ के आए, क्या होता है अंदर, यूनिफॉर्म होता है करंट, so is zero नहीं भाई, decreases as we move to way, कुछ डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, is the same at all points. हमने पढ़ा ना कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसका यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास पेज नंबर 203 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटोन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक प्रोटोन है जो फ्रीली मूव कर रहा था और मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट टाइप कुछ पड़ी थी और वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो उसकी क्या चीज चेंज होगी। सो व्हेन अ प्रोटोन एंटर्स हियर, तो देखो ना तो उसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, सो ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी और मास क्यों चेंज होगा भाई, उसका मास भी सेम रहेगा, लेकिन एज सुन एज इट एंटर्स दी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी, क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जब डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज हो, भाई मैं बहुत जोर से भाग रही हूँ, उस स्पीड में भागते भागते मैं टर्न ले सकती हूँ, है ना। सो स्पीड चेंज नहीं होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारी वेलोसिटी बदल जाती है, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटोन की वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमने पढ़ा है मोमेंटम क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। सो दैट मीन्स इसके दो आंसर है कि हमारी वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इन एक्टिविटी 12.7, ये हमने एक्टिविटी देखा था ना, ये एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने कहा था कि भैया दोनों ही एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। सो हमें बताना क्या है, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी इफेक्टिव। ये इसका डिस्प्ले जो अपनी जगह से हिली थी वो कैसे इफेक्ट होगा अगर करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज। अब बच्चे अगर करंट ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा वो मूव करेगी क्योंकि उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। सो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अ स्ट्रॉन्गर होर्स शू, यहाँ पे मैग्नेट जो है, अगर ये मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगी, अगेन फोर्स बढ़ गया हमारा, तो फिर से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होगा। और थर्ड केस में लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, अगर इस ए बी रॉड की लेंथ इंक्रीज कर देंगे, अगेन उसमें करंट पास हो रहा है, उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो भी इंक्रीज होगा। तो तीनों केसेस में देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हेन द करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। तो रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, ज्यादा डिस्प्लेस है, अगर वो इतना मूव कर रही है तो वो ज्यादा मूव करेगी, ज्यादा डिस्प्लेस होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो सेकंड है हमारे पास, व्हेन अ स्ट्रॉन्गर होर्स शू मैग्नेट इज यूज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। क्योंकि अब देखो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके तो उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, देयरफॉर दिस इंक्रीजेस द फोर्स, जो उस पे फोर्स लगेगा वो बढ़ जाएगा, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इंक्रीज, जब आप रॉड की लेंथ बढ़ा दोगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस, जितना वो फोर्स लगा रहा है कंडक्टर पे वो इंक्रीज हो जाएगा, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, फिर से जो हमारा रॉड का डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बच्चे क्या होता है, हमारा प्रोटोन होता है, वो किधर जा रहा था, आराम से बेचारा वेस्ट में जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ लिखा होता इलेक्ट्रॉन तो हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सिंस ये प्रोटोन की बात हो रही है तो जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटोन जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी फ्लो करेगा। मतलब हमारी जो लेफ्ट साइड है वहां पे लेफ्ट, अगर आप ऐसे बोर्ड पे देखोगे तो ये लेफ्ट साइड हुई हमारी, ठीक है भाई,
एंड प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ चली गई, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जब वो जाएगा, क्या लगा, क्यों नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया उसने, वो नॉर्थ की तरफ क्यों गया, क्योंकि उस पे कुछ फोर्स लगा होगा, तो मतलब नॉर्थ वाला हमारा फोर्स हो गया। नाउ हमें क्या बताना है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तीन चीजें आ गई, तो क्या यूज करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स अपना जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है वो यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो अगर मैं यहाँ खड़े होकर, इसको ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ खड़े तो मेरा नॉर्थ कहाँ है, हम यूजुअली क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ ऐसे करते हैं, बट यहाँ पे नॉर्थ मेरे सामने हो गया, साउथ मेरे पीछे हो गया, वेस्ट मेरा लेफ्ट हो गया और मेरे राइट पे ईस्ट हो गया, ठीक है। सो मेरा फोर्स कहाँ होना चाहिए, सामने, क्योंकि मेरा नॉर्थ इधर है, ठीक है। इसके अलावा जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, तो करंट हमारा मिडिल फिंगर बताता है। पहले तो इसको ऐसे अरेंज कर लेना, ये अरेंजमेंट होता है ना कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो फोर्स नॉर्थ में जा रहा है, करंट मेरा लेफ्ट जा रहा है। सो ये जो फिंगर, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर है मेरी, ये कहाँ पे जा रही है, दिस इज कहाँ पे, अपवर्ड जा रही है। सो देखो यहाँ पे क्या है, इट इज अपवर्ड, ठीक है। तो फोर्स रखा मैंने नॉर्थ पे, देन ये रखा करंट अपना मैंने रखा लेफ्ट साइड पे, एंड ये मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड मेरा अपवर्ड है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चले अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 205 पे, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। क्या सेफ्टी मेजर्स है, एक तो हमने वो फ्यूज पढ़ा था कि फ्यूज लगा देते ताकि कोई भी ऐसा करंट वगैरह का कुछ भी दिक्कत होता है तो वो फ्यूज ब्रेक हो जाता है, आगे करंट को ट्रेवल नहीं करने देता, तो हमारी अप्लायंसेस बच जाती हैं। एक हमने पढ़ा था वो जो ग्रीन कलर की वायर होती है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। सो वो बेसिकली क्या करती है, अर्थिंग से जो छोटे मोटे शॉक लग जाते हैं उससे हमें बचाती है। सो भाई पहला हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर अर्थिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन विच एनी लीकेज of current in an electric appliance is transferred to the ground and people using the appliance do not get any electric shock, ठीक है भाई, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, an electric oven of 2 kilowatt is operated in a domestic electric circuit, ठीक है, जो कि 220 वोल्ट का है, ठीक है। That has a current rating of 5 एम्पेयर। अब उसकी करंट रेटिंग कितना है, 5 एम्पेयर, कि वो इतना ही ले सकता है करंट। What result do you expect? Explain। So देखो जो हमारी डिवाइस है, जैसे अवन है हमारा, आपको इतना तो पता होगा घर पे ये जो अवन वगैरह होते हैं उसको हम अगर कोई ऐसा प्लग है जो 5 एम्पेयर का है उस पे नहीं लगाते, 16 एम्पेयर वाले जो प्लग है उन पे जाते हैं, बड़े बड़े जो प्लग्स होते हैं उन पे ही हम फ्रिज वगैरह अवन वगैरह उस पे लगाते हैं। क्यों, देखो प्रैक्टिकली समझो, ये हमारे पास किलोवाट में क्या है, पावर दे रखी है। सो पावर हमारी कितनी गिवन है, पावर इक्वल्स टू हो गई 2 किलोवाट। अब क्योंकि हमें इसको आगे मैं आपको ये वो करा रही हूँ, न्यूमेरिकल है तो इसको वॉट में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 2000 वॉट, क्योंकि हमें पता है भाई 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वॉट के, अब 2 किलोवाट है तो वो 2000 वॉट की इक्वल होगा। एंड हमें दे रखी है वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है भाई। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि पावर इक्वल होती है VI की। सो अगर मेरे पास पावर है, हमारे पास वोल्टेज है, तो कितना करंट ये ड्रॉ करेगी मैं निकाल सकती हूँ। चलो करते हैं फाइन। पावर कितनी है 2000 एंड वोल्टेज कितनी है 220 इनटू में करंट। सो वोल्ट, इसको आई ऐसे लिख देती हूँ मैं। सो 220 को उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2000 अपॉन में 220 इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। आप ये मत सोचना कि करंट 5 दे रखे हैं, हमें यही देखना है कि भाई अगर तो ये 5 से कम आ रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर ये करंट ड्रॉ कर रहा है 5 से ज्यादा तो हमारा वो फूकने वाला है, ठीक है भाई। सो देखो इसको डिवाइड करूँ, अगर मैं 220 है उसको हमें डिवाइड करना है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। सो 22 को डिवाइड करना है 200 से, तो देखो भाई 200 तो पूरा ही लेना पड़ेगा। 9 से करते हैं इसको, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। सो इसको 9 से करेंगे, ये आ जाएगा 198 एंड ये हमारे पास बचा 2 पॉइंट लगाओगे ये हो जाएगा 20, फिर 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा एक और 0 समझ लो आ जाएगी। फिर से इसको 9 से करेंगे तो ये आएगा 198 और ये ऐसे चलता रहेगा। सो हमारे पास करंट कितना आ गया बच्चे, 9.09 एम्पेयर। अब जिस प्लग में हम लगा रहे हैं वो कितना है, वो सिर्फ 5 एम्पेयर तक है। तो जब ये जो डिवाइस लगते ही इतना करंट खींचेगी तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, अप्लायंस खत्म मतलब खराब हो सकता है
हमारा, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ है तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे आंसर करेंगे, पहले आप पूरा ये करके दिखाओगे एंड देन आप इसको लिखोगे, हेंस द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक oven is 9.09 एम्पेयर which exceeds the safe limit of the circuit. सर्किट की लिमिट कितनी है, 5 एम्पेयर. फ्यूज एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज विल मेल्ट एंड ब्रेक दी सर्किट. तो अगर उस पर फ्यूज लगा होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा एंड वो आगे खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर फ्यूज नहीं लगा तो गया, फिर आपका सर्किट भी गया और आपका जो मतलब सॉकेट है वो भी गया और अप्लायंस भी गया. ठीक है, चलो आगे देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. सो कैसे ओवरलोडिंग अवॉइड कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था जो मल्टी प्लग्स आते हैं या एक्सटेंशंस आती हैं हमारे पास, तो अगर आपने एक ही प्लग में एक्सटेंशन लगाई और उस पर भाई देव फ्रिज भी लगा दिया, अवन भी लगा दिया और मिक्सर ग्राइंडर सब हैवी डिवाइसेस लगा दी, तो वहां से ओवरलोडिंग, क्योंकि वो ज्यादा करंट खींचने लग जाएगी तो वहां ओवरलोडिंग हो सकती है. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि आप एक साथ मान लो भैया बहुत सारी चीजें चला रहे हो तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है कभी कभी. सो द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट आर एज फॉलो. टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट. एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारी अप्लायंसेस नहीं लगानी चाहिए. एंड टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी यूज एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं कि भैया घर में एक ही मीटर पे 4 एसी लगे हो, चारों एसी एक साथ चला दिए, घर में जितने टीवी है जितनी लाइटें है फिर गीजर भी चला दिए, एक साथ इतनी सारी करोगे तो भैया ओवरलोडिंग हो ही जाएगी. एंड फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन सर्किट, और हर सर्किट में भैया आपका फ्यूज होना चाहिए ताकि कभी ओवरलोडिंग की सिचुएशन हो जाए तो पहले वो फ्यूज ब्रेक और आपकी चीजें बच जाए या आगे कोई बड़ा हादसा होने से हम बचा पाए. ठीक है बेटा, सो दिस वाज आवर इंटेक्स क्वेश्चन. इसी के साथ हमारे चैप्टर के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया. अभी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस रहती है, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.